नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है, यानी कि प्रस्तावना। हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, इसमें हुए कानूनी दांव-पेच और हमारे लोकतंत्र के लिए इसके असल मायने क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। क्या संविधान की आत्मा को, यानी उसकी प्रस्तावना को, बदला जा सकता है? ये वो सवाल था जिसने कई दशकों तक भारत के सुप्रीम कोर्ट को उलझाए रखा और हमारे कानूनी इतिहास की दिशा ही बदल दी। अच्छा, तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रस्तावना आखिर आई कहां से। इसकी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, ये सब शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये वो दस्तावेज था जिसमें लिखा था कि हमारा संविधान किन महान लक्ष्यों और सिद्धांतों पर आधारित होगा। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया और यही ऐतिहासिक प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गया। तो क्योंकि पंडित नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उन्हें प्रस्तावना का जनक भी माना जाता है। इसे उद्देशिता या आमुख के नाम से भी जाना जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि प्रस्तावना रखने का जो आइडिया है वो तो आया अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसकी जो भाषा है उसकी प्रेरणा हमें मिली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ, प्रस्तावना की कानूनी हैसियत को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया और यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी बहस। ये बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में। ये पहला बड़ा मामला था जिसने इस सवाल को सीधे सीधे चुनौती दी कि क्या प्रस्तावना वाकई संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सच में हैरान करने वाला था। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये जरूर माना कि अगर संविधान में कहीं कोई बात साफ ना हो तो इसे संविधान बनाने वालों के दिमाग को समझने की चाबी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 7 साल बाद 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने एक बिल्कुल अलग ही बात कह दी। कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। बस यहीं से एक बड़े टकराव और एक ऐतिहासिक फैसले की जमीन तैयार हो गई। तो चलिए अब चलते हैं उस ऐतिहासिक केस की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और प्रस्तावना के दर्जे पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। साल था 1973। इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे जरूरी केस माना जाता है। इस केस की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, जिसमें पूरे 13 जज शामिल थे। और फैसला आया 7-6 से। सोचिए, सिर्फ एक वोट के मामूली अंतर से। इससे पता चलता है कि यह मुद्दा कितना ज्यादा पेचीदा और कितना विवादास्पद था। तो आखिर फैसला क्या हुआ, इस स्लाइड पर देखिए। केशवानंद भारती केस ने बेरूबारी केस के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और क्योंकि वो संविधान का हिस्सा है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, इस फैसले के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। कोर्ट ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने हमारे संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और वो सिद्धांत था मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की ताकत है, प्रस्तावना को भी, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे यानी उसकी बुनियाद, उसके मौलिक स्वरूप को नहीं बदल सकती। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसी फैसले की वजह से प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ है। ये हुआ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। तब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और ये बदलाव इसलिए हो सका क्योंकि यह मूल ढांचे को मजबूत कर रहा था, उसे कमजोर। केशवानंद भारती केस के बाद प्रस्तावना का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। बाद के कई फैसलों में इसकी अहमियत को बार बार दोहराया गया। जैसे कि 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, 1994 के SR मुंबई केस में तो कोर्ट ने यह तक कह दिया कि प्रस्तावना में लिखा पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। इन सभी कानूनी लड़ाइयों के बाद भारत के बड़े बड़े कानूनी जानकारों ने
प्रस्तावना को बहुत खूबसूरत शब्दों में बयां किया है। महान कानूनवेद N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान सभा के सदस्य K.M. मुंशी ने इसे एक और भी सुंदर नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है जो देश के भविष्य की दिशा बताती है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने इसके महत्व को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने भी इसे संविधान की आत्मा ही कहा। यह दिखाता है कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारे पूरे संविधान का सार है, उसका दिल है, उसकी आत्मा है। तो प्रस्तावना की ये यात्रा एक विचार से शुरू हुई, कानूनी सवालों के तूफानों से गुजरी और आखिर में संविधान की आत्मा के तौर पर स्थापित हुई। ये एक वादा है जो संविधान बनाने वालों ने भारत के लोगों से किया था। अब सवाल हम सबके लिए है, आज उस वादे को कितनी अच्छी तरह निभाया जा रहा है।